बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोशन सा स्टडी बॉन्ड पे। और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का और अपने फिटनेस का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं जी? आज के इस वीडियो में हम सभी करने जा रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 है आपका, जिसका नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र बोल दो, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र बोल दो या फिर सत्ता के नए केंद्र बोल दो, है ना जी। इस चैप्टर का हम देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, मोस्ट आस्क क्वेश्चंस है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में, जो हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, मिड टर्म एग्जाम जो आपके होते हैं, है ना। और आप किसी भी बोर्ड के हैं, आप यूपी बोर्ड से हैं, आप बिहार बोर्ड से हैं, आप राजस्थान बोर्ड से हैं, आप यूके बोर्ड से हैं या फिर आप हरियाणा बोर्ड से हैं, सभी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके क्वेश्चन भाई कुछ अलग नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर बस अलग होता है। सीबीएसई में जो क्वेश्चन 6 में आ रहा है, 6 नंबर में आता है, स्टेट बोर्ड में हो सकता है वो 4 में आ जाए, 5 में आ जाए, है ना जी। तो यही अंतर होता है बस, बाकी क्वेश्चंस पूछने का तरीका जो होता है वो सेम होता है, कोई अंतर आपको नजर नहीं आएगा। तो भाई स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि भैया हम आरबीएससी से है, हम उत्तराखंड बोर्ड से हैं, हम या फिर किसी और एमपी बोर्ड से हैं, हम आपकी वीडियो देख सकते हैं क्या? भाई बिल्कुल देख सकते हो यार, सब आपके लिए, आप किसी भी बोर्ड से हैं। बस कंडीशन ये है कि एनसीईआरटी का सिलेबस चल रहा है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका पूरा सिलेबस है, तो आप इस वीडियो को देखिए और सारी चीजें आप करें, ठीक है जी। आप सभी को पता है कि रोशन सा स्टडी पॉइंट पे पूरा सिलेबस आपको 2 पार्ट्स में करवाया गया है, मतलब 2 तरीके से करवाया गया है। एक तो एनिमेशन के माध्यम से समझाया, बहुत ही सरल आसान भाषा में, पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा कंटेंट नहीं देखने को मिलेगा, तो एनिमेटेड वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ डिजिटल बोर्ड सीरीज भी स्टार्ट किया है इस साल ही, डिजिटल बोर्ड सीरीज भी आप देख सकते हैं। दोनों में से किसी एक सीरीज को फॉलो करें और उसमें से जितने भी वीडियोस आपको देखने को मिल रहा है, सभी वीडियो को देखिए, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना जी, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आसानी से आंसर दे सको। चलिए जी शुरू करते हैं, अब अपनी क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्षेत्रीय संगठन से आप क्या समझते हैं, क्षेत्रीय संगठन का मतलब होता क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल आंसर है, बहुत ही आसान आंसर है कि क्षेत्रीय संगठन क्या होगा जी, कुछ राष्ट्र होंगे या कुछ देश होंगे, उनका अपना संगठन होगा। एक होता है अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन का सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे पास क्या है, यूएनओ, है ना, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसको हम अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों बोलते हैं, क्योंकि दुनिया के ऑलमोस्ट सभी देश इसके अंग है ना, इसमें शामिल है। लेकिन क्षेत्रीय संगठन में क्या होता है कि कुछ एरिया, कुछ विशेष एरिया के देश ही इसमें शामिल होंगे, है ना। जो स्वतंत्र देश है उनका अपना संगठन होगा और वो आपस में क्या होंगे, एक संधि के माध्यम से जुड़े होंगे और जिनका अपना एक हित होगा कि हाँ भाई हमें अपने इस फायदे के लिए ना इस संगठन को चलाना है, इस संगठन को आगे बढ़ाना है, तो वो क्षेत्रीय संगठन हो जाएगा। देखो क्या लिखा है कि क्षेत्रीय संगठन प्रभुसत्ता संपन्न देश। प्रभुसत्ता का मतलब क्या होता है, जो कि किसी के गुलाम नहीं है, अपनी सत्ता खुद चला रहे, है ना। प्रभुसत्ता संपन्न देशों के बीच स्वैच्छिक सहयोग की एक संधि है ना। मतलब अपनी मर्जी से उन्होंने क्या कर रखा है, जो प्रभुसत्ता संपन्न देश है उन्होंने अपनी मर्जी से एक संधि के माध्यम से संगठन की स्थापना कर रखी है, जो कि निश्चित क्षेत्र के भीतर हो तथा उन देशों का सम्मिलित हित हो। मतलब कि ये संगठन के सभी देशों का एक समान हित हो, एक समान कार्य के लिए संगठन को आगे बढ़ाना चाहते हो, ठीक है जी। तो क्षेत्रीय संगठन कुछ देशों का संगठन होता है जो कि अपने समान हितों के लिए कार्य कर रहे होते हैं। इस तरीके से भी सिंपल परिभाषा आप दे सकते हो। क्षेत्रीय संगठन के अगर हम सबसे बड़े एग्जांपल की बात कर ले तो आपका यूरोपीय संघ है ना, ठीक है जी। इसके अलावा आसियान, ठीक है, ब्रिक्स है आपका, ब्रिक्स की बात कर लो, तो ये सारे क्षेत्रीय संगठन है, इसमें दुनिया के कुछ देश ही इसमें शामिल है, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं आप लोग क्षेत्रीय संगठन का मतलब समझ चुके होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सत्ता के समकालीन केंद्र या फिर सत्ता के नए केंद्र से आप क्या समझते हैं। सत्ता के समकालीन या फिर नए केंद्र, या आप सत्ता के वैकल्पिक केंद्र भी बोल सकते हो बच्चों, है ना। सत्ता के समकालीन केंद्र या नए केंद्र से आपका क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है। तो देखो आपको पता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद विश्व राजनीति में 2 महाशक्तियों का उद्भव देखने को मिलता है, एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ सोवियत संघ, है ना। लेकिन जब, और इसके साथ साथ आप देखते हैं कि 1945 से क्या हो जाता है, 1945 से ही आप देखेंगे कि शीत युद्ध का जो दौर है वो शुरू हो जाता है ना जी। अब शीत युद्ध का दौर शुरू होता है, फिर 1991 में जो है एक महाशक्ति जो है, यानी कि जो हमारा सोवियत संघ होता है, उसका विघटन हो जाता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरी दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व स्टार्ट हो जाता है ना। लेकिन अमेरिकी वर्चस्व के साथ साथ कुछ ऐसे देश है जो कि अमेरिकी वर्चस्व को टक्कर देने की क्षमता रख रहे हैं अभी के समय में,
सत्ता मतलब इस समय काल की अगर हम बात करें, आधुनिक समय काल की बात करें, आज के हम समय काल की बात करें, तो कुछ ऐसे देश है जो कि अमेरिकी वर्चस्व को क्या कर सकते हैं, टक्कर दे सकते हैं। कुछ ऐसा संगठन है जो कि अमेरिकी वर्चस्व को टक्कर दे सकते हैं, उसके वर्चस्व को खत्म कर सकते हैं। तो उन्हीं को हम सत्ता के नए केंद्र के तौर पे देखते हैं, सत्ता के वैकल्पिक यानी कि पावर के वैकल्पिक केंद्र के तौर पे हम लोग देखते हैं, है ना। बहुत आसान था, ठीक है। जैसे कि आप यूरोपीय संघ की बात कर लो, ये संगठन है, आसियान की बात कर लो, है ना, या कुछ देश की बात कर लो जैसे कि भारत है, चाइना है, रशिया है, ठीक है। इसके अलावा यूरोपीय संघ के बहुत सारे देश है, वो क्या कर सकते हैं, अमेरिकी वर्चस्व को कहीं ना कहीं खत्म करने की क्षमता रखते हैं। तो सत्ता के नए केंद्र के तौर पे ही वो देखे जाएंगे, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के तौर पे ही देखे जाएंगे, है ना जी। आ रही बात समझ में। चलो देखो, सोवियत संघ के विघटन के बाद देखो क्या लिखा है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व में अमेरिका का जो वर्चस्व है वो कायम हो गया। कुछ देशों के संगठनों का और राष्ट्रों का उदय सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखने को मिलता है। यानी कि जब अमेरिकी वर्चस्व शुरू हुआ, उसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि कुछ संगठन उभर के सामने आते हैं और कुछ नए राष्ट्र भी उभर के सामने आते हैं सत्ता के नए केंद्र के रूप में, है ना। और ये संगठन और राष्ट्र अमेरिकी वर्चस्व को क्या कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं या फिर अमेरिकी वर्चस्व को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये संगठन और राष्ट्र राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो रहे हैं, है ना जी। चाइना, भारत, रशिया, ये सारे देश ऐसे हैं जो कि आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे बहुत पावरफुल होते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिकी वर्चस्व को टक्कर दे सकते हैं और इनको हम सत्ता के नए केंद्र के तौर पे देख सकते हैं। समझ गए। चलिए जी, हो गया आसान, बहुत आसान था ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो भाई, जिन बच्चों को भी रोशन सर स्टडी पॉइंट पे जो भी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, अगर आपको चीजें पसंद आ रही है, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, है ना। आप लोगों का प्यार, सपोर्ट, मोहब्बत भाई हमें जरूर चाहिए। उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उसके बिना हम लोगों के लिए, हम आप सभी के लिए और बेहतरीन कंटेंट नहीं बना सकते हैं। तो ये चीज भाई बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ना। देखो, मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं या फिर मार्शल योजना से आपका क्या अभिप्राय है। देखो, होता क्या है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945 में, है ना जी, आपको पता है 1939 से लेके 45 तक आपका दूसरा विश्व युद्ध चलता है ना। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ दूसरे विश्व युद्ध का, वो किसको हुआ भाई, यूरोप को, है ना। सबसे ज्यादा नुकसान किसको उठाना पड़ा, यूरोप को भाई। यूरोप की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, बर्बाद हो गई भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो अमेरिका ने क्या किया, जो यूरोप के देश है उनको सपोर्ट देना, आर्थिक सहायता देना स्टार्ट कर दिया, है ना। और आई थिंक वहां के एक विदेश मंत्री थे जिनका नाम था मार्शल, तो उन्होंने क्या किया, इनको सहायता देना स्टार्ट किया। और इस तरीके से जो ये सहायता मिला, आर्थिक सहायता जो मिला यूरोपीय देशों को, उसी को मार्शल योजना के नाम से जाना गया, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की, आर्थिक मदद की। इसी को हम मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। बहुत आसान, बहुत ही आसान था, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे हम ना शॉर्ट जो बहुत ज्यादा छोटे क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, है ना, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। चलिए जी, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय संगठन को बनाने के प्रमुख उद्देश्य बताइए। अब भैया क्षेत्रीय संगठन क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, या फिर आसियान है, या फिर यूरोपीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन है आपका, है ना। इन सारे संगठनों को क्यों बनाया गया, बनाने के पीछे का क्या कारण रहा होगा, इसको बनाने का उद्देश्य क्या रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई सदस्य देशों के बीच में एकता की स्थापना करने के लिए, एकता की भावना को मजबूत करने के लिए ये संगठन बनाए जाते हैं। जैसे कि दक्षिण एशिया के देश है, पाकिस्तान है, चाइना तो नहीं है वैसे, भारत है, भूटान है ना, म्यांमार है आपका, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ठीक है। तो ये सारे देशों के बीच में एकता की स्थापना करने के लिए क्या बनाया गया, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसको हम सार्क के नाम से भी जानते हैं, इसको बनाया गया। जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है आपका आसियान, उसको उस एरिया के जो देश है उनके बीच में एकता कायम करने के लिए बनाया गया। तो एकता कायम करना जो है वो मुख्य उद्देश्य होता है कहीं ना कहीं किसका, क्षेत्रीय संगठन को बनाने का। क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा मिले, जो क्षेत्रीय सहयोग है यानी कि क्षेत्रों, जो एक स्पेसिफिक एरिया है, क्षेत्र है, वहां के देश आपस में एक दूसरे को सहयोग करें व्यापार में, विकास में, तो इसलिए भी बनाया जाता है, ठीक है जी। सदस्य देशों के बीच आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार तो भाई होना चाहिए,
है ना। अब मान लो इंडिया पाकिस्तान है, कितने भी बड़े दुश्मन हो, लेकिन भाई जो जरूरत की चीजें है उसका व्यापार होता है दोनों देशों के बीच में, है ना। तो व्यापार करने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, क्षेत्र में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए, शांति और मतलब शांतिपूर्वक जो वातावरण है उसको बढ़ावा देने के लिए भी, शांति कायम रहे देशों के बीच में, है ना, दोस्ताना पूर्वक व्यवहार बना रहे, इस चीज को बढ़ावा देने के लिए भी कहीं ना कहीं क्या है, क्षेत्रीय संगठन को बनाया जाता है, विदेशों विवादों को आपसी बातचीत के द्वारा निपटाने के लिए। ठीक है जी, जो क्षेत्रीय संगठन है, जैसे कि अगर सार्क बनाया गया है तो दक्षिण एशिया के जो देश है उनके बीच में जो भी विवाद चल रहे हैं उसको बातचीत के माध्यम से सॉल्व करने के लिए ये संगठन बनाए जाते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कमेंट में बताओ कि रोशन भैया समझ नहीं आया। कोशिश करूंगा कि अगर नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूं या फिर कमेंट में ही आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, भैया समझ में नहीं आया, एक बार समझा दो। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हो। ऐसा में बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं, कमेंट में करते हैं, भाई कमेंट का भी रिप्लाई मिल जाता है। अगर कमेंट में नहीं कर रहा हूं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देते हैं, वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लेते चलो, सारे पेज का स्क्रीनशॉट आप लेते चलो, फिर बाद में मत कहना कि भैया आप तो बोर्ड से साइड नहीं हटते और फिर चीजें हो नहीं पाती है ना। बिल्कुल बोर्ड में चिपक के जाते हो आप तो बोर्ड के साथ। देखो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यूरोपीय संघ एक राजनीतिक सहयोग वाले संगठन से आर्थिक सहयोग वाले संगठन का रूप लेता चला गया। कथन को स्पष्ट कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में आ चुका है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है भाई क्वेश्चन में, है ना। देखो लगभग 80 से 85% तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जो 20% आपकी या हमारे जो 10% जो हार्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, उसमें से एक क्वेश्चन ही है। देखो मैंने जब इससे पहले वाला फर्स्ट चैप्टर कराया, 2 ध्रुवोदय ग्रंथ, सिंपल क्वेश्चन आते हैं उससे, सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आसानी से आंसर दे दोगे। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बताइए, शॉक थेरेपी के परिणाम बताइए, है ना, भारत रूस संबंध बताइए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं उसमें से। इस चैप्टर से थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, तो एक आध क्वेश्चन मैंने ऐसे डाले हैं ताकि हर टाइप के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप सभी तैयार रहो। ऐसा नहीं है कि बस आसान क्वेश्चन करवाता जा रहा हो, बस आसान क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो। अगर कोई क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया, आप वहीं पे सरेंडर कर दो, ऐसा नहीं, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या बताना है आप सभी को, देखो क्वेश्चन क्या है कि यूरोपीय संघ जो था स्टार्टिंग में क्या था, ये राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने वाला संगठन था। नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया जी, क्वेश्चन उल्टा हो गया, माफी चाहूंगा, क्वेश्चन हो गया है उल्टा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि आर्थिक सहयोग वाले संगठन से जो यूरोपीय संघ है वो किस तरीके से राजनीतिक सहयोग वाला जो संगठन है उसका रूप लेता चला गया। क्वेश्चन उल्टा हो गया है, माफी चाहूंगा। आप लोग इस क्वेश्चन को सही कर लेना भाई, आपको खुद से इस क्वेश्चन को सही करना है कि स्टार्टिंग में क्या था, जो यूरोपीय संघ था ना, वो आर्थिक सहयोगों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। जो यूरोप के जो देश थी उनके बीच में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संगठन बना था, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक संगठन का रूप लेता चला गया, यानी कि राजनीतिक सहयोग होने लगा देशों के बीच में। ठीक है, राजनीतिक मुद्दों पर ये कार्य करने लगे, वर्क करने लगे। क्या आप इसका तन से सहमत है? तो बिल्कुल सहमत है भाई, मैं तो बिल्कुल सहमत हूं। आप लोग सहमत हो तो कमेंट में बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन भाई थोड़ा सा उल्टा हो गया, इसको सही कर लेना भाई आप लोग। देखो अब यूरोपीय संघ की अगर हम बात करें, आप सभी को पता है कि 1948 में क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, मार्शल योजना के तहत यूरोपीय देशों को आर्थिक सहयोग दिया गया। और इसी के तहत 1948 में क्या होता है, 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना होती है मेरे भाई। क्या हुआ, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना। अब नाम से ही समझ में आता है कि इस सहयोग संगठन का मेन पर्पस होगा आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, है ना, देशों के बीच में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना इसका मेन पर्पस था। ठीक है, तो ये इससे समझ में आता है कि भाई आर्थिक सहयोग हो रहा था देशों के बीच में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के मदद से। तो ये समझ में आ गया कि पहले तो भाई आर्थिक सहयोग हो रहा है। उसके बाद 1957 में आप देखोगे, 57 है ना, 1957 में यूरोपीय इकोनॉमी कम्युनिटी की स्थापना की गई। तो इकोनॉमिक कम्युनिटी का भी मेन पर्पस था आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। तो ये 2 एग्जाम्पल आपने क्या बता दिया, 2 एग्जाम्पल के माध्यम से आपने बताया कि यूरोपीय सहयोग, जो यूरोपीय संघ था, वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा था। सिर्फ आर्थिक सहयोग हो रहा था देशों के बीच में, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, राजनीतिक सहयोग को भी बढ़ावा मिलना
शुरू हो गया। अब क्या पॉइंट आगे बताओगे? देखो, राजनीतिक सहयोग वाले संगठन के रूप में कैसे बदला? तो यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाले संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया, क्योंकि यूरोपीय संघ का क्या बन गया भाई? यूरोपीय संघ अब एक खुद अपने आप में विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम कर रहा था, है ना। कोई संगठन नहीं रह गया था, बल्कि ऐसा समझ लो कि पूरा यूरोपीय संघ क्या है, पूरे देशों का एक समूह बन गया है, एक बहुत विशाल का राष्ट्र बन गया है और राष्ट्र राज्य की तरह काम कर रहा है ना, और राजनीतिक सहयोग कर रहे हैं सारे देश। इन्होंने क्या किया भाई? अपना एक झंडा बनाया, अपना राष्ट्रगान है, इनका स्थापना दिवस है ना, और अपनी एक मुद्रा है। ठीक है जी। तो ये सब कहीं ना कहीं राजनीतिक सहयोग की वजह से हुआ, राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हुआ। देखो, इसके अलावा और देखो और चीजें राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने में बहुत ज्यादा योगदान देता है, जैसे कि इनका साझी विदेश नीति है। साझी मतलब एक जैसी विदेश नीति। यूरोपीय संघ का जो पूरे जितने भी यूरोपीय संघ में शामिल जो देश है, उनके लिए एक समान विदेश नीति है, एक समान सुरक्षा नीति है। तो ये सारी चीजें भी तो राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया। ठीक है जी। तो समझ में आ रहा है आप सभी को? यूरोपीय संघ पहले एक आर्थिक सहयोग वाला संगठन था, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया, लेकिन धीरे धीरे ये राजनीतिक रूप लेता चला गया। बस यही था क्वेश्चन। बस मैंने आपको बोला ना कि क्वेश्चन जो था लिखने में गलती हो गई होगी, आप इसको सही कर लेना, है ना। एक आर्थिक सहयोग वाले संगठन से राजनीतिक सहयोग वाले संगठन का रूप लेता चला गया। इस कथन को स्पष्ट कीजिए, ऐसे क्वेश्चन होगा, इसको ऊपर और इसको नीचे कर देना, बस क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। आगे सबको समझ में? कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं? चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, आगे क्या है हमारा? आप कैसे कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ एक ताकतवर क्षेत्रीय संगठन है? क्या आपको ऐसा लगता है कि यूरोपीय संघ एक बहुत ही पावरफुल क्षेत्रीय संगठन है? तो भैया मेरे को तो भाई ऐसा लगता है कि हाँ, यूरोपीय संघ जो है ना, एक बहुत ही पावरफुल क्षेत्रीय संगठन है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसे ही तो हवाबाजी में मैं उछाल नहीं रहा हूं मुद्दों, मतलब टॉपिक को। कुछ तो कारण होगा कि भाई ये यूरोपीय संघ एक पावरफुल क्षेत्रीय संगठन बन गया। देखो भाई, 2016 का डाटा दे दिया है। 2016 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, है ना। ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी 2016 में। और इसका जो सकल घरेलू उत्पाद था, सकल घरेलू उत्पादन यानी कि जीडीपी, जीडीपी भाई, जीडीपी कितना था? 17,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा, है ना, जो अमेरिका के ही लगभग बराबर था। ठीक है, अमेरिका के लगभग बराबर कह सकते हो, इसके आसपास। तो 17,000 अरब डॉलर जो है, ये इतनी जीडीपी थी 2016 में। ठीक है जी, समझ गए। इसकी मुद्रा जो है यूरो, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो। अब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यूरो जो है वो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा हो सकता है। अब दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी जो है, हम कहीं ना कहीं डॉलर को मान के चलते हैं, क्योंकि दुनिया में जो भी ट्रेड होता है वो ज्यादातर डॉलर के रूप में। अब कोई भी मुद्रा को हम देखते हैं, मापते हैं, है ना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए, तो हम यही चीजें चेक करते हैं कि इस मुद्रा की क्षमता जो है डॉलर की तुलना में कितना है। तो डॉलर सबसे पावरफुल है दुनिया में, है ना। लेकिन यूरो को भी माना जाता है कि जो यूरो है ना, डॉलर को टक्कर दे सकता है भाई, डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकता है। ठीक है जी। तो आर्थिक प्रभाव देखो, जब यूरोपीय संघ के आप बताओगे कि यूरोपीय संघ एक पावरफुल क्षेत्रीय संगठन कैसे है, कैसे हम कह सकते हैं, तो इसके आर्थिक प्रभाव अलग बताओ, इसके राजनीतिक प्रभाव अलग बताओ, और इसका सैन्य प्रभाव अलग बताओ। सारे पॉइंट्स को अलग अलग हेडिंग में बताओ। ठीक है। विश्व व्यापार में इसकी जो हिस्सेदारी है अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में है। सिर्फ मतलब यूरोप के कुछ देशों में नहीं कह सकते, पूरे यूरोप में है ना, एशिया में है और अफ्रीका में भी इसका प्रभाव है यूरोपीय संघ का। यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण सदस्य समूह के तौर पे कार्य कर रहा है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसमें भी एक महत्वपूर्ण और पावरफुल संगठन के तौर पे जो हमारा यूरोपीय संघ है वो कार्य कर रहा है। तो ये सब आर्थिक प्रभाव के तौर पे आप बता सकते हैं, है ना जी। चलो आगे बढ़ जाओ, यूरोपीय संघ के राजनीतिक प्रभाव की बात कर लेते हैं। तो राजनीतिक प्रभाव में यानी कि दुनिया भर के जो भी राजनीतिक मुद्दे हैं उसको बदलने की क्षमता रखता है भाई, उसको बदलने की क्षमता रखता है यूरोपीय संघ। कैसे कैसे ऐसा कैसे बोल रहे हो भैया? तो देखो, इसका एक सदस्य जो है जिसका नाम है फ्रांस, फ्रांस जो है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है ना भाई। अब स्थायी सदस्य होने की वजह से क्या है कि भाई दुनिया के किसी भी फैसले को, संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई भी मुद्दा आ जाए, बदल देगा ये, है ना, फ्रांस बदल देगा। ठीक है,
यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदस्य के तौर पे भी काम करते हैं। तो इससे भी इनका जो मतलब दबदबा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी देखा जा सकता है, और इसके वजह से अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को बदल सकते हैं, फैसलों को आसानी से बदल सकते हैं। तो ये आप बता दो आसानी से। राजनीतिक प्रभाव में देखो एक चीज और यहाँ पे आप सभी से मैं कमेंट में पूछना चाहूंगा, आप सभी को पता है कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन है ना जी, ब्रिटेन जो था ये भी यूरोपीय संघ का ही पार्ट था। कब अलग हुआ यूरोपीय संघ से, अलग कब हुआ, ये आपको कमेंट में बताना है। किस तरीके से, अगर आपको ज्यादा पता है तो किस तरीके से अलग हुआ ये भी कमेंट में बताना है, ठीक है जी। तो ब्रिटेन के बारे में भाई कमेंट में बताओ, जिसको भी जानना है कमेंट सेक्शन में जाए, जिसका सबसे बढ़िया आंसर होगा उसके कमेंट को मैं कर दूंगा पिन, ताकि सारे बच्चे उस कमेंट को देख सके, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यूरोपीय संघ के सैन्य प्रभाव की बात कर लेते हैं। अगर सैन्य प्रभाव यानी कि सैनिक तौर पे अगर हम देखें कि कितना पावरफुल है हमारे संगठन, तो यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी सेना है, मतलब दूसरी सबसे बड़ी सेना है, ठीक है। अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी सेना किसके पास है, यूरोपीय संगठन के पास, यूरोपीय संघ के पास है। इसका कुल रक्षा बजट जो है अमेरिका के बाद सबसे अधिक है, मतलब रक्षा बजट के मामले में भी ये दूसरे नंबर पे आता है, अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे आता है। यूरोपीय संघ के सदस्य देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार है, पहले तो ब्रिटेन था, है ना। अब सिर्फ फ्रांस की हम बात कर रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन तो भाई इसका हिस्सा ही नहीं। तो फ्रांस के पास क्या है, परमाणु हथियार है। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है, ठीक है जी। अंतरिक्ष में सैटेलाइट की बात कर लो या टेक्नोलॉजी की बात कर लो, अंतरिक्ष विज्ञान में जो भी टेक्नोलॉजी, नए नए टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो उसको डेवलप करने में भी ये दूसरे नंबर पे आ जाता है, मतलब इसमें भी पीछे नहीं है, इसमें भी काफी आगे है यूरोपीय संघ, ठीक है जी। तो समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, आगे बढ़े। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो भाई इस पेज का भी, आगे आ जाओ। अब देखो अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। आसियान क्या है, आसियान क्या है, इसके प्रमुख देशों का के नाम बताइए, ठीक है। तो आसियान का पहले तो मतलब बता देना है और इसके प्रमुख देशों के बारे में भी आपको बता देना है। देखो आसियान क्या भाई, आसियान जो है एक संगठन है, लिखा क्या यहाँ पे देखो, आसियान जो है दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। सिंपल परिभाषा यही देना है भाई, सिंपल, ठीक है जी। फुल फॉर्म भी यही हमारा आसियान का। तो आसियान दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। आप सभी को पता है कि 1967 में इसकी स्थापना हुई। आसियान की स्थापना कब हुई, 1967 में, है ना। थाईलैंड की राजधानी है, थाईलैंड की राजधानी का नाम क्या है भैया, बैंकॉक, है ना। ऐसे लिखेंगे बैंकॉक, बैंकॉक, ठीक है। तो बैंकॉक जो है, बैंकॉक, ठीक है। तो बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी है। बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके 1967 में क्या हुआ, आसियान की स्थापना हुई, है ना। अब आसियान के संस्थापक देश यहाँ पे देखो, आसियान के टोटल अगर हम देशों की बात करें तो टोटल है 10 है इसके सदस्य देश, है ना। लेकिन 5 को संस्थापक मानते हैं और 5 ऐसे देश है जो कि बाद में शामिल हुए इसमें, 5 सदस्य बाद में जुड़े आसियान के साथ। तो पहले 5 देश जो कि संस्थापक देश के तौर पे भी देखे जाते हैं, जिन्होंने बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किया 5 देशों ने। तो उसमें सबसे पहले इंडोनेशिया की बात कर लो, मलेशिया की बात कर लो, फिलीपींस की बात कर लो, सिंगापुर और थाईलैंड, है ना। ये 5 ऐसे देश है जो कि संस्थापक देश के तौर पे गिने जाते हैं। बाद में 5 और सदस्य जुड़ गए, है ना। ब्रुनेई दारुसलाम है आपका, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है और कंबोडिया है, ठीक है जी। तो ये 5 देश बाद में जुड़े, ये नए देश, नए सदस्य माने जाते हैं। एग्जाम में कई तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि आसियान के पुराने सदस्य देशों के नाम बताइए, आसियान के 2 नए सदस्य देशों के नाम बताइए, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो भाई याद कर लो कौन नए देश है कौन पुराने देश है, याद कर लो, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े। आसियान शैली से आप क्या समझते हैं, बहुत आसान है। देखो एनसीईआरटी में बहुत टफ परिभाषा दे रखी है बच्चों, रट्टा मार लेते हो, औपचारिक, अनौपचारिक, टकराव रहित, मेल मिलाप, है ना, यही सारे शब्द है, लेकिन थोड़ा सा टफ रहता है। आप समझने की कोशिश करो, आप रट्टा मत मारो भाई। आसियान की खासियत क्या है कि आसियान ने ना बहुत अच्छे तरीके से, शालीनता से, शांतिपूर्वक तरीके से बहुत सारी समस्याओं को सुलझाया है। बहुत सारी जो हिंसाएं हुई उनके क्षेत्र में उसको सुलझाया है और इस वजह से काफी यश कमाया है ना। दूसरे संगठनों की तुलना में इसने काफी यश कमाया क्योंकि
अपने एरिया में होने वाले समस्याओं का समाधान बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से किया इसने, शांतिपूर्वक तरीके से किया, मेल मिलाप के साथ किया, और इस वजह से इसको काफी प्रसिद्धि मिली, काफी ज्यादा यश कमाया, और इसी को हम आसियान शैली कहते थे। मतलब एक तरीका है इनका, है ना, काम काज को करने का एक तरीका है जिसको हम आसियान शैली के नाम से जानते हैं। देखो क्या लिखा है कि आसियान ने मेल मिलाप तथा सहयोग को बढ़ावा दिया तथा शांतिपूर्वक तरीके से कई समस्याओं का समाधान करके इस संगठन ने काफी यश कमाया। इसी को हम आसियान शैली कह देते हैं जी। आसियान शैली समझ गए, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूं भाई, इतने प्यार से इतने अच्छे से आप सभी को समझा रहा हूं। ठीक है जी, समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? चलो आगे आ जाओ। आसियान के 3 स्तंभों की बात की गई है, तो 2003 में आसियान के 3 स्तंभों का वर्णन कीजिए। 3 स्तंभों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आसियान को ना 2003 में ना इसके 3 स्तंभों के रूप में बांट दिया गया। देख लेना, 2003 ही डेट दे रखा है, एक बार डेट मिला लेना आप लोग, है ना। तो 2003 में क्या हुआ, इसको 3 स्तंभों के तौर पे बांटा गया, 3 भागों में इसको बांट दिया गया, और सबकी अपनी अलग अलग भूमिकाएं थी। ठीक है, तो देखो आसियान सुरक्षा समुदाय, पहला स्तंभ का नाम क्या है, आसियान सुरक्षा समुदाय। दूसरे स्तंभ का नाम क्या है, आसियान आर्थिक समुदाय। और तीसरे स्तंभ का नाम क्या है, आसियान सांस्कृतिक और सामुदायिक सांस्कृतिक समुदाय, है ना। इस तरीके से 3 स्तंभ हो गए। तीनों स्तंभों के बारे में यहाँ पे हमने लिख दिया है भाई, क्या क्या काम है। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाने की सहमति पर आधारित है कि भैया कोई भी अगर मुद्दा उछल जाए तो उसको सैनिक टकराव तक नहीं लेके जाना, बातचीत से समस्याओं का समाधान कर लेना है। मारकाट से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा बल्कि नुकसान ही होगा। ये आसियान सुरक्षा समुदाय का मेन पर्पस है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों को साझा बाजार, मतलब कि सभी देशों के लिए एक बाजार उपलब्ध कराना है जहां पे सभी देश अपना क्या कर सके, माल बेच के क्या कमा सके भाई, पैसा कमा सके, प्रॉफिट कमा सके, और उत्पादन आधार तैयार करवाना, यानी कि उत्पादन के लिए जो भी साधन चाहिए वहां के किसानों को या फिर जो मतलब जो लोग हैं उनको, तो वो भी प्रोवाइड कराने के लिए ये जो आसियान आर्थिक समुदाय है वो काम करती है ना। और क्षेत्र के जो आसियान में शामिल जो भी क्षेत्र है उसके सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना भी आसियान आर्थिक समुदाय का मेन पर्पस माना जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य क्या है कि आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देना। तो ये भी वही बात कह रहे हैं कि भाई सभी देशों के बीच जो आसियान में शामिल जितने भी देश है, सभी देशों में क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा बातचीत हो, मेल मिलाप होता रहे, और समस्याओं का समाधान बातचीत के माध्यम से करते रहे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक नहीं। जो बच्चे नोट डाउन करते हुए चल रहे बहुत अच्छी बात है, और जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं लेते रहो, आगे बढ़ते रहो बस। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला। कथन को स्पष्ट कीजिए, है ना। क्वेश्चन है ना मजेदार, क्या समझ में आता है क्वेश्चन से? चरणबद्ध तरीके से खोला, क्या मतलब है? चरणबद्ध तरीके से मतलब है स्टेप बाय स्टेप, मतलब पहले क्या किया उसने, फिर क्या किया, फिर क्या किया, अलग अलग चरण में अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना स्टार्ट किया। उसी के बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है जी, तो चीन ने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था को ना, पहले आपको पता है कि चीन जो था समाजवादी व्यवस्था को ही फॉलो कर रहा था और अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बंद कर रखा था, दुनिया के देशों के लिए बंद कर रखा था कि भैया हम ना दूसरे से व्यापार करेंगे और ना ही किसी दूसरी कंपनी को अपने देश में आने देंगे, है ना हम व्यापार करवाई ना करे देवई। बिहारी में मतलब बिहारी वाले बिहार से जो होंगे वो समझ गए होंगे। तो इस तरीके से चरणबद्ध तरीके से क्या किया, बाद में उसको एहसास हुआ कि नहीं यार, पूंजी की कमी है हमारे पास और नई टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, हमें ना अर्थव्यवस्था को खोलना चाहिए, विदेशी कंपनियों को आकर्षित करना चाहिए कि आओ कंपनी लगाओ, प्रॉफिट तुम भी कमाओ हम भी कमाएंगे, समझ रहे हो। तो इस तरीके से देखो क्या लिखा है कि चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म कर दिया। एकांतवास का मतलब होता है अकेलापन, अकेला था चाइना, कोई पार्टनर नहीं था इसका, सिंगल था, समझ रहे हो। 1972 तक क्या था, सिंगल था, कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी इसकी, है ना, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो 1972 तक क्या था,
उससे 1972 से पहले एकांतवास की नीति अपना रखा था, लेकिन अपने एकांतवास को खत्म कर दिया अमेरिका के साथ। डायरेक्ट किसके साथ संबंध बनाया? अमेरिका के साथ, जो कि पूंजीवाद का सबसे बड़ा समर्थक था, इससे संबंध बना लिया। ठीक है, 1973 में क्या होता है, जो वहां के प्रधानमंत्री होते हैं जिनका नाम होता है चाउ एन लाइन। चाउ एन लाइन ने क्या किया, आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, जैसे कि विज्ञान की बात कर लो और प्रौद्योगिकी की बात कर लो, यानी कि टेक्नोलॉजी की बात कर लो, इन सभी क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न बनाने के लिए प्रस्ताव रखा, है ना, कि अब हम क्या करेंगे, इन चारों ही चीजों को बिल्कुल मॉडर्न कर देंगे। कृषि को, उद्योग क्षेत्र को, है ना, या फिर आप विज्ञान, सेवा और विज्ञान क्षेत्र की बात कर लो, या फिर प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बात कर लो, इसको हम बिल्कुल आधुनिक बना देंगे। ये प्रस्ताव रखा 1973 में, किसने? चाउ एन लाइन ने। फिर देखो सबसे असली खेल तो भाई 1978 में शुरू हुआ, जब चाइना की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। इसके अंतर्गत उन्होंने खुले द्वार की नीति, जिसको हम बोलते हैं ओपन डोर पॉलिसी, अपना ली। किसके नेतृत्व में? तो वहां के लीडर थे उस समय देंग स्वाम्पिंग। ठीक है, देंग स्वाम्पिंग नाम याद रहेगा भाई, देंग स्वाम्पिंग। तो इनके नेतृत्व में क्या हुआ, खुले द्वार की नीति अपनाई गई, यानी कि अब पूरी दुनिया के लिए उन्होंने, पहले तो भाई धीरे धीरे अमेरिका के लिए खोला, पहले तो अमेरिका के लिए खोला, फिर पूरी दुनिया के लिए खोल दिया कि आओ सारे आओ, कंपनी लगाओ हमारे देश में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, खुले द्वार की नीति अपना ली गई 1978 में। चरणबद्ध तरीके से खुल रहा है भाई। देखो अब क्या हुआ, 1982 में क्या किया भाई, खेती का निजीकरण कर दिया। अब पहले सामूहिक खेती होती थी। सामूहिक खेती यानी कि सरकार का खेतों पर नियंत्रण होता था, समूह बना के लोग खेती कर रहे हैं, है ना, सरकार अपने तरीके से अपने जो भी कीमत है उस पर खरीद ले रही है, इस तरीके से चीजें चलता था। मतलब सामूहिक खेती होती है, सरकारी खेती कह सकते हो आप उसको, है ना। लेकिन अब निजी हाथों में दे दिया गया खेतों को। किसके हाथों में सब दिया गया? निजी हाथों में। मतलब खेतों पे अब किसी एक व्यक्ति का हक है कि भाई वो खेती करेगा उस पर, और अपनी मर्जी से जिसको चाहे वो फसल को बेच सकता है। तो ये खेती का निजीकरण हुआ, जैसे कि उपज जो है वो बढ़ने लगा। 1998 में क्या हुआ, उद्योगों का निजीकरण कर दिया। अब सरकारी उद्योग खत्म, धीरे धीरे खत्म किए जा रहे थे, सरकारी उद्योगों को निजी हाथों में बेचा जा रहा था। ठीक है, तो उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया गया, है ना। इसी के साथ साथ क्या बनाया, स्पेशल, इसी समय के आसपास विशेष आर्थिक क्षेत्र बना दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको हम सेज बोलते थे, सेज। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है कि ऐसा एरिया जो कि बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ है, उसको उठाओ, वहां पे बिजली दे दो, पानी दे दो, यातायात के साधन दे दो, सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दो, ताकि उस एरिया में क्या हो जाए, विदेशी कंपनियां आ जाए। जैसे कि भारत में मैंने क्या बोला, नोएडा हमारा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, जहां पे सरकार ने सभी चीजें सस्ते दामों पे उपलब्ध करा दी, ताकि विदेशी कंपनियां आए, वहां पे अपनी कंपनी लगाए, और दिल्ली से बहुत नजदीक भी है। लेकिन आज से 20 साल पहले वहां पे कुछ नहीं था, लेकिन आज देखो जाके, है ना। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण चाइना ने ही सबसे पहले करना शुरू किया था, हमने तो नकल कर लिया भाई कहीं ना कहीं। ठीक है, चीन ने 2001 में क्या किया, विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया भाई चाइना। ठीक है, पहले जो चाइना है वो विश्व व्यापार संगठन की पॉलिसी को नहीं मानता था, है ना, अमेरिका का दबदबा था उस पर, ये बात बताता था। लेकिन फिर 2001 में खुद को इसने विश्व व्यापार संगठन में शामिल कर लिया, और इस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने के राह में एक और बढ़िया कदम उसने उठा लिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा भाई, इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका भी चेंज कर देगा। अपना दिमाग लगाओगे ना यार, है ना, बेवकूफ थोड़ी नहीं हो तुम लोग, तो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना। जैसे ये क्वेश्चन है कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से कैसे खोला, ये क्वेश्चन है। या फिर आ जाए कि चाइना ने अपने विकास के लिए कौन कौन सी नीति अपनाई, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से भी अगर क्वेश्चन आता है तो सेम आंसर हमारा रहेगा। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया हमारा, है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, थोड़ा साइड हट जाता हूं, नहीं तो फिर बोलोगे कि भैया फिर आप धोखा दे रहे हो। बच्चे भाई कमेंट ऐसे ऐसे करते हैं ना, मैं पढ़ के बिल्कुल हैरान हो जाता हूँ कि भैया आप बढ़ा तो अच्छा रहे हो, लेकिन ना एक काम सही नहीं कर रहे हो आप ना बोर्ड से चिपक जाते हो, हटते नहीं हो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है चीन में हुए सुधार के नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। अब चाइना ने अपने विकास के लिए जो पॉलिसी अपनाई भाई, बहुत अच्छा काम हुआ, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ, है ना। वही तो मतलब हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना जी। कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा होता है। तो यही चीज है कि चीन में जो सुधार हुआ ना, उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहे। नकारात्मक प्रभाव क्या रहा कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हो सका, है ना। आर्थिक असमानता बहुत बड़ी भाई, कुछ लोगों ने फायदा उठाया, कुछ लोग गरीब के गरीब रह गए। चीन में बेरोजगारी बढ़ गई भाई वहां पे, है ना।
बड़ी है और 10 करोड़ लोग जो है रोजगार की तलाश में है। तो ये भी नेगेटिविटी को ही दर्शाता है, नेगेटिविटी को दर्शाता है। महिलाओं की काम करने की स्थिति बहुत ही खराब है, असंतोषजनक है ना। मतलब बहुत घटिया स्थिति में महिलाओं से काम लिया जाता है। गांव और शहरों के बीच जो फासला है वो लगातार बढ़ा है। शहरी क्षेत्र में विकास जो है बहुत तेजी से हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ, है ना। विकास की गतिविधियों से पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और इसके अलावा भ्रष्टाचार जो है चाइना में, है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो ये सारे पॉइंट्स आप बता सकते हैं जो कि इस बात को इंडिकेट करता है कि चाइना में सुधार का जो मतलब लाभ है वो समाज के सभी वर्गों को नहीं मिला है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे। चलिए, आसान था ये तो बहुत। बस अब दो क्वेश्चन और रह गए हैं, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, देख लेते हैं इसको भी जरा हम। क्वेश्चन क्या है कि जापान सत्ता के नए केंद्र के रूप में कैसे उभर रहा है ना। वैसे क्वेश्चन आता नहीं है यहाँ से, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम चांस है, शॉर्ट में आ जाएगा, एमसीक्यू में आता है, ज्यादातर एमसीक्यू में पूछा जाएगा, डेट वगैरह बहुत है यहाँ पे, तो वहां से एमसीक्यू में बनता है। लॉन्ग क्वेश्चन का तो भाई अभी तक इतिहास रहा है बहुत कम आया, बहुत कम, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया है ताकि कम से कम आप जापान और कोरिया के बारे में ही पढ़ लो इस चैप्टर से। वैसे तो ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, वो चाइना के इर्द गिर्द से आएगा, आसियान के इर्द गिर्द से आएगा, या फिर यूरोपीय संघ के आसपास से आता है। जापान और कोरिया वाले से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है। लेकिन फिर भी आप लोग एक बार ध्यान से सुन लो, देख लो एक सारी चीजें, है ना। जापान सत्ता के नए केंद्र के रूप में कैसे उभर रहा है भाई, जापान को हम सत्ता के नए केंद्र के रूप में कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो जापान के पास क्या है, प्राकृतिक संसाधन कम थे और कच्चे माल का आयात उसको करना पड़ता था। इसके बावजूद उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद बनाने में प्रसिद्ध है ना। जैसे कि सोनी है, पैनासोनिक है, ठीक है जी, होंडा है, सुजुकी है, ये सारे जापानी ब्रांड है ना, और फेमस है, काफी ज्यादा पूरी दुनिया में फेमस है। तो संसाधनों की कमी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो मतलब आप तकनीकी प्रगति बोल दो, उसके मामले में बहुत आगे है। देखो 1964 में जो जापान है वो OECD का सदस्य बना। OECD एक संगठन है जो दुनिया के सबसे आर्थिक तौर पे जो पावरफुल जो देश है उनका एक संगठन है, तो इसका सदस्य बन गया 1964 में, है ना। जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी भाई, मतलब है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन से देश की है, जापान की है। ये चीज भी याद रखो, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है भाई इसकी, भारत से भी ज्यादा तेज गति से इसका विकास है ना। एशिया के देशों में अकेला जापान जो है समूह 8 का सदस्य है। जो देखो समूह 8 जो है वो पावरफुल जो देश है, दुनिया के 7 सबसे पावरफुल देशों का संगठन है। ये भी कहीं ना पावर जो है वो राजनीतिक पावर बोल दो, आर्थिक पावर बोल दो, सैनिक पावर बोल दो, उन सबको मिला के ये संगठन है वो बना हुआ है, ठीक है। इससे पहले मैंने OECD का बोला, वो आर्थिक तौर पे था, सिर्फ आर्थिक तौर पे, ठीक है। तो समूह जो 7 है इसका सदस्य, समूह 7 एक तरीके से जो विकसित देश है कहीं ना कहीं, ठीक है, ऐसा कह सकते हो, विकसित देशों का ये संगठन कह सकते हो, तो उसका भी सदस्य है ये जापान, है ना। और एशिया में एकमात्र देश है जो समूह 7 का सदस्य है। आबादी के लिहाज से जापान का विश्व में 11वां स्थान आता है, 11वें नंबर पे आता है आबादी के लिहाज से। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान करने के लिहाज से जापान दूसरे नंबर पे आता है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अगर कोई योगदान करता है तो जापान ही करता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि अमेरिका के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला देश कौन सा है, तो जापान है, ठीक है जी। सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान का 7वां स्थान है, मतलब अपने सेना पे खर्च करने वाले के लिस्ट की बात करें तो 7वें नंबर पे आ जाता है, ठीक है जी। 1951 से जापान का अमेरिका के साथ सैन्य सुरक्षा गठबंधन बना हुआ है, यानी कि अगर जापान के ऊपर सैनिक हमला होता है तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी जो है वो अमेरिका उठाएगा, ये संधि उन्होंने कर रखा है, ठीक है। अब कोरिया की बात कर लेते हैं भाई, कोरिया की बात कर लेते हैं, दक्षिण कोरिया। यहाँ पे हम उत्तरी कोरिया की बात नहीं कर रहे भाई, आपको पता है उत्तरी कोरिया की क्या हालत है, किंग जोंग उन भाई साहब ने कब्जा कर रखा है और वहां का तो कोई खबर ही नहीं आता, कुछ खबर लीक ही नहीं होता कि लोगों की स्थिति कैसी है वगैरह वगैरह, डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो बहुत कम खबर आते हैं वहां से, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया जो है वो किस तरीके से सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभर सकता है या उभर रहा है, उसके बारे में आप यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो 1960 से 70 के दशक के 1960 से 80 के दशक के बीच दक्षिण कोरिया का आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ, जिसे हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। अब ये हान नदी क्या है, हान नदी जो है कोरिया की जो सियोल आई थिंक सियोल राजधानी है ना, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। बहुत सारे बच्चे हमारे BTS के फैन है, BTS, है ना, ठीक है, BTS वाले हैं तो उनको पता होगा, वो बता देंगे 2 मिनट में। और काफी सारे हमारे जो मतलब है हमारे YouTube के स्टूडेंट्स भी है, वो भी BTS की बहुत बड़ी
फैन, बहुत बड़े फैन होंगे वो सारे, तो उनको पता होगा, है ना। सियोल मैं बोल रहा हूँ, सियोल। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। सियोल में ये नदी बहती है, हान नदी, सबसे प्रमुख नदी है। तो जो कोरिया में जो विकास जो हुआ है उसको हान नदी पर चमत्कार भी कहा जाता है। 1996 में दक्षिण कोरिया OECD का सदस्य बना, ठीक है जी। 1917 में, और 1917 कह रहा हूँ, 2017 में दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो काफी ज्यादा अर्थव्यवस्था के मामले में भी उन्नति हुआ है यहाँ पे। मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार विश्व में दक्षिण कोरिया का HDI जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDI, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, वो रैंक 18वां है, जो कि बहुत अच्छा है। मानव विकास सूचकांक में जो रिपोर्ट की अगर बात करें, HDI की अगर बात करें, तो 18वें नंबर पे आता है। ये इस बात को दर्शाता है कि वहां के लोगों की जो लाइफस्टाइल है ना, वो बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे भाई वहां के लोग, ठीक है। दक्षिण कोरिया के उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारणों की बात करें तो सफल भूमि सुधार, है ना। मतलब इतने ज्यादा उन्नति प्रगति वहां पे क्यों हुआ, तो भाई सरकार ने सफल भूमि सुधार जो कानून है उसको लाया, ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया, व्यापक मानव संसाधन विकास को बढ़ावा दिया कि मानव संसाधन जो है उसका इस्तेमाल सही से हो सके, है ना, और तीव्र गति से आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है। सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में दक्षिण कोरिया जो है वो 10वें स्थान पे आता है, ठीक है। तो सैनिक पे भी ठीक ठाक खर्च कर देता है ना। और दक्षिण कोरिया उच्च प्रौद्योगिकी के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। इसकी बहुत सारी जो ब्रांड है वो पूरी दुनिया में फेमस है, जैसे कि सैमसंग की बात कर लो, LG, अभी मेरे घर में जो LG का AC लगा है, LG का फ्रिज है, ठीक है। तो हुंडई की बात कर लो, तो और इसके अलावा और भी बहुत सारे फेमस ब्रांड है जो कि कोरिया के हैं और पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आपको मैंने बताए हैं समझ में आ गया होगा, सारी चीजें समझ में आ गया होगा। भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो मेरे भाई। मिलते हैं फिर आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन को सारे अच्छे से कर लेना भाई, लिख लेना, नोटबुक में लिख लेना सारे क्वेश्चन, और कहीं भी डाउट हो तो भाई हमेशा आपके लिए, आपकी सेवा में हाजिर है मेरे दोस्त हम, ठीक है जी। बाय बाय, टाटा, जय हिंद जय भारत, मिलते अगली वीडियो में।